हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज का नया सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम आप सबके साथ डिस्कस किए थे प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन जैक बोर्ड के द्वारा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर दिए थे। उसमें 50 क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करके क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक का डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग मिलकर के डिस्कशन करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 26 है आज का, तो कहता है कि ऑन 1/1/2011 यानी 1 जनवरी 2011 को एक बिल लिखा गया। कहता है एक्स ड्रॉ अ बिल ऑन वाई। एक्स जो था एक बिल लिखा है वाई के ऊपर, 20,000 रुपए का वो बिल था। 3 मंथ का बिल लिखा गया है। कितने मंथ का? 3 मंथ का बिल लिखा गया है। तो कहता है उसका मैच्योरिटी डेट क्या होगा, ठीक है, यानी बिल का देय तिथि क्या होगा, ठीक है, वो हम लोगों को निकालना है। मतलब उस बिल का पेमेंट कब किया जाएगा वो हम लोगों को फाइंड आउट करके बताना है। कि अगर 1 जनवरी कोई बिल लिखे हैं हम, 1 जनवरी को अगर कोई बिल लिखे, 3 महीने का वो बिल है, तो उसका पेमेंट का डेट क्या होगा ये हम लोगों को बताना है बाबू, जबकि वो 3 महीने का बिल था, ठीक है। तो 3 महीना कब पूरेगा उसका? देखो आप 1 जनवरी को लिखे थे तो 1 फरवरी को 2 महीना होगा, 1 मार्च को 3 महीना होगा, 2 महीना, 1 अप्रैल को 3 महीना उसका होगा, ठीक है। 1 जनवरी को बिल लिखा गया है, 1 फरवरी आएगा तो 1 महीना होगा, 1 मार्च आएगा तो 2 महीना होगा, 1 अप्रैल आएगा तो 3 महीना होगा। तो 1 अप्रैल को इसका 3 मंथ कंप्लीट हो रहा है। लेकिन बिल का केस में आप सभी को शायद मालूम होगा कि जो पेमेंट का डेट होता है उसमें 3 दिन हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करते हैं जिसको डेज ऑफ ग्रेस कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? डेज ऑफ ग्रेस कहा जाता है। तो 3 मंथ कंप्लीट हो रहा है 1 अप्रैल को, ठीक है। 3 मंथ कंप्लीट हो रहा है 1 अप्रैल को। इसमें ऐड कर दिया जाता है 3 डेज, जिसको हम लोग डेज ऑफ ग्रेस कहते हैं। तो 1 अप्रैल के बाद 3 डेज आप ऐड करेंगे तो ये क्या होगा हम लोगों का? तो ये हम लोगों का 4th ऑफ अप्रैल आएगा। क्या आएगा? 4th ऑफ अप्रैल आएगा। तो 4th अप्रैल देखो, ठीक है, 4th नहीं, 1, हाँ, तो 1 तारीख को हुआ था, 2 तारीख, 3 तारीख, ठीक है। तो 4 महीना में 1 तारीख था 4/4/2011, ठीक है। तो 4 तारीख होना चाहिए, हाँ 4 तारीख होगा बाबू, ठीक है। तो 4/4/2011 होगा, ठीक है। यानी 4 अप्रैल 2011 को इसका क्या कहलाएगा? मैच्योरिटी डेट कहलाएगा, यानी पेमेंट का डेट कहलाएगा। कि इसका पेमेंट जो होगा वो कब होगा? तो 4 अप्रैल को होगा। क्योंकि देखो 1 तारीख को बिल लिखा गया, ठीक है, 3 दिन ग्रेस दिया जाता है। 3 दिन क्या हो जाता है? ग्रेस दिया जाता है। तो 1 तारीख को तो इसका हम लोगों का 3 मंथ कंप्लीट हो रहा था। 1 तारीख को क्या हो रहा था? 3 मंथ कंप्लीट हो रहा था। उसमें 3 दिन हम लोग और ऐड करेंगे, तो 3 दिन हम लोग और ऐड करेंगे तो क्या होगा हम लोगों का? 4 तारीख आएगा, यानी 4 अप्रैल 2011। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है इन केस ऑफ सडन हॉलीडे। सडन हॉलीडे मतलब अचानक हॉलीडे आया, अचानक कोई छुट्टी का दिन आया। तो बाबू 2 कंडीशन होता है यहां पर, याद रखना। अगर अचानक छुट्टी का दिन आ जाता है, ठीक है, जैसे मान लो कि किसी प्रकार का कोई स्ट्राइक हो गया, ठीक है, किसी प्रकार का कर्फ्यू लग गया, तो ये सब अचानक होता है, पहले से डिटरमिन होता नहीं है, ठीक है। तो अचानक अगर हॉलीडे आ जाता है, ठीक है, अचानक छुट्टी का दिन आता है, किस दिन? जिस दिन पेमेंट होना हो। तो वैसे केसेस में बाबू 1 दिन पहले पेमेंट किया जाता है। अचानक अगर छुट्टी का दिन आया तो 1 दिन पहले पेमेंट किया जाता है, याद रखना। और अगर पहले से हॉलीडे रहता है, मतलब जिसको हम लोग पब्लिक हॉलीडे कहते हैं, यानी जो हॉलीडे पहले से डिटरमिन होता है, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, ठीक है। तो इस दिन अगर आपका ड्यू डेट आ रहा है, पेमेंट का डेट आ रहा है, तो उस केसेस में 1 दिन बाद पेमेंट किया जाता है। लेकिन अगर अचानक हॉलीडे आया तो 1 दिन पहले पेमेंट किया जाता है, याद रखना।
तो सवाल पूछा है इन केस ऑफ सडन हॉलीडे, अचानक हॉलीडे आया, अचानक छुट्टी का दिन आया, देन मैच्योरिटी डेट फॉल्स ऑन, तो मैच्योरिटी डेट कब होगा? नेक्स्ट डे, अगला दिन नहीं, अचानक, हाँ नेक्स्ट डे। कब होगा बाबू? नेक्स्ट डे। तो अचानक अगर छुट्टी का दिन आता है तो अगला दिन पेमेंट करेंगे। क्यों सर? मान लो आज हमको पेमेंट करना था, मॉर्निंग में उठे तो पता चला कि कर्फ्यू लगा हुआ है पूरा, तो आज तो पेमेंट करने नहीं ना जाएंगे, तो अब तो कल ही पेमेंट करेंगे ना, ठीक है। जबकि पब्लिक हॉलीडे अगर रहेगा, याद रखना पब्लिक हॉलीडे रहेगा तो यानी जो हॉलीडे पहले से डिटरमिन होता है, तब उस केसेस में एक दिन पहले पेमेंट किया जाता है, याद रखना। लेकिन अगर सडनली हॉलीडे आया, अचानक हॉलीडे आया, तो एक दिन बाद बिल का पेमेंट किया जाता है, याद रखना। तो अचानक कहता है सडनली हॉलीडे आया है हम लोगों का, तो सडनली आया तो क्या होगा? एक दिन बाद पेमेंट किया जाता है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है नोटिंग चार्ज आर पेड टू द नोटरी पब्लिक बाय, नोटिंग चार्ज का पेमेंट किया जाता है नोटरी पब्लिक को, किसके द्वारा? तो जिसके पास बिल रहता है बाबू प्रेजेंट में, जब देखो नोटिंग चार्ज कब पेमेंट किया जाता है? जब बिल डिजॉनर्ड होता है। जब बिल क्या होता है? डिजॉनर्ड। बिल डिजॉनर्ड मतलब सर जब बिल का डेट आया और ड्रॉवी यानी जिसको पेमेंट करना था वो पेमेंट करने में फेल कर गया, नहीं पेमेंट कर पाया, ठीक है। तो वैसे केस में उस बिल को हम लोग बिल डिजॉनर्ड कहते हैं। और जब बिल डिजॉनर्ड होता है तो उस पर नोटिंग चार्ज का पेमेंट करना पड़ता है नोटरी पब्लिक को। तो कौन पेमेंट करेगा? तो एट अ टाइम जिस समय बिल डिजॉनर्ड हुआ उस समय जिसके पास भी बिल है वही आदमी उसका पेमेंट करेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि बाद में वो पैसा वापस रिकवर किससे करेगा? तो जिसका गलती है। तो गलती किसका है? जो टाइम पर पेमेंट नहीं किया, तो बाद में उससे रिकवर करेगा, लेकिन उस समय नोटिंग चार्ज का पेमेंट वही आदमी करेगा जिसके पास बिल है, ठीक है। तो अगर क्या नोटिंग चार्ज का पेमेंट ड्रॉवर करेगा? हाँ, अगर ड्रॉवर के पास बिल रहेगा तो ड्रॉवर करेगा। अगर ड्रॉवर बैंक के पास दे दिया है बिल को, तो बिल कहां है? बैंक के पास, तो उस केसेस में बैंक को भी करना पड़ सकता है। अगर ड्रॉवर बिल को कहीं इंडोर्स कर दिया है, दूसरे के पास बेच दिया है, दूसरे को दे दिया है, तो इंडोर्सी के पास है इसका मतलब, तो फिर इंडोर्सी पेमेंट करना करेगा, यानी जिसके पास बिल है वो पेमेंट करेगा। तो अगर ड्रॉवर अपने पास बिल रखे हुए था जिस दिन बिल डिजॉनर्ड हुआ तो ड्रॉवर पेमेंट करेगा। अगर बैंक को दे दिया था और बैंक के पास था और बिल डिजॉनर्ड हो गया तब नोटिंग चार्ज का पेमेंट बैंक करेगा। अगर इंडोर्सी के पास बिल था और बिल डिजॉनर्ड हुआ तो इंडोर्सी उसका पेमेंट करेगा। इसका मतलब जिसके पास है वो पेमेंट करेगा। तो चौथा ऑप्शन बोलता है संभवतः तीनों ही, यानी पॉसिबिलिटी है आइदर ऑफ थ्री। हाँ, ये तीनों में से कोई भी पेमेंट कर सकता है, जिसके पास बिल रहेगा वो पेमेंट करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा कि ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, सी भी, ऑप्शन बता रहे थे हम, यानी ड्रॉवर भी कर सकता है, बैंक भी कर सकता है और इंडोर्सी भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है इफ अ पेमेंट इज नॉट मेड ऑन बिल ऑन ड्यू डेट, कहता है कि अगर बिल का पेमेंट नहीं किया गया ड्यू डेट पे, यानी जब बिल का पेमेंट करना था, दे तिथि था, ठीक है, यानी जब बिल का पेमेंट करना था और बिल का पेमेंट नहीं किया गया, देन इट इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, तब इसको क्या कहते हैं? यानी अगर टाइम पर बिल का पेमेंट नहीं किया गया तब इसको क्या कहा जाता है? अभी तो आपको पिछला क्वेश्चन में बताए कि अगर टाइम पर पेमेंट नहीं हुआ बिल का तो उसको हम लोग बिल डिजॉनर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बिल डिजॉनर्ड कहते हैं। तो ऑप्शन देखो, बिल डिजॉनर्ड कहीं होगा, डिजॉनरिंग ऑफ बिल, ठीक है, डिजॉनर्ड ऑफ बिल कहा जाता है। सर ये ऑनरिंग ऑफ बिल कब होता है? जब पेमेंट अगर आप कर दिए टाइम पर, जब मांगा गया, जब बिल का पेमेंट करने का डेट था उस दिन अगर आप पेमेंट कर दिए तो ऑनर ऑफ बिल कहा जाता है। नहीं पेमेंट किए तब उसको डिजॉनर्ड ऑफ बिल कहा जाता है बाबू, याद रखना, ठीक है। तो ये हम लोगों का डिजॉनर्ड ऑफ बिल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्टी आर देयर इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज? देखो यहां तक हम लोग को सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। कहता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितना पार्टी होता है? 3 पार्टी होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। कौन कौन? ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई। कौन कौन? ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई। तो 3 पार्टी होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन कहता है ग्रॉस प्रॉफिट बराबर, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होगा? तो देखो बाबू, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर एक तो फॉर्मूला होता है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एक फॉर्मूला होता है। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर? नेट सेल बोल सकते हो आप, प्लस क्लोजिंग स्टॉक बोल सकते हो आप, माइनस इसमें से क्या चीज माइनस करेंगे सर? माइनस करेंगे इसमें से नेट परचेज, और क्या चीज इसमें से माइनस करेंगे सर? और माइनस करेंगे बाबू ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे बाबू, और क्या चीज सर? और डायरेक्ट एक्सपेंसेज को इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दूसरा होता है नेट सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो दोनों फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का। अब आप ऑप्शन देखो, पहला कहता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक, नहीं ये नहीं होता है। ठीक है, दूसरा कहता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हाँ बाबू कह सकते हो, सेल बोलो चाहे नेट सेल बोलो। ठीक है, नेट सेल क्या होता है सर? जब सेल में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देते हैं, जब सेल में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देते हैं तो नेट सेल कहलाता है। तो नेट सेल भी इसको बोल सकते हो आप, या इसको आप सेल भी बोल सकते हो। क्यों सर? क्योंकि अगर मान लो सेल्स रिटर्न नहीं है तो सेल ही रहेगा ना, अगर सेल्स रिटर्न नहीं है तो सेल को ही हम लोग नेट सेल कहते हैं। ठीक है, तो सेल बोल सकते हो। तो दूसरा ऑप्शन क्या था? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो हाँ ये ऑप्शन होगा। सेल माइनस परचेज नहीं होता है, नेट प्रॉफिट माइनस ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों, ये हम लोगों का करेक्ट आंसर है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगला क्वेश्चन कहता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज कॉमा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स ETC आर एग्जांपल ऑफ। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज जो है या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, एक किस चीज का एग्जांपल है? लिक्विड एसेट्स नहीं, लिक्विड एसेट्स नहीं है। लिक्विड एसेट्स उस एसेट्स को कहते हैं जिसको हम लोग जल्दी से क्विकली, ठीक है, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो लिक्विड एसेट्स कहलाता है। तो लिक्विड एसेट्स नहीं है बाबू, वेस्टिंग एसेट्स भी नहीं है। ठीक है, फिक्टिटियस एसेट्स, हाँ ये क्या होता है बाबू? फिक्टिटियस एसेट्स होता है, याद रखना। ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, डिस्काउंट इन इशू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट इन इशू ऑफ डिवेंचर्स, हाँ उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नॉट रिटेन ऑफ, अंडरराइटिंग कमीशन, फिर से मैं बोल रहा हूँ याद रखना, यहाँ तो 2 एग्जाम्पल दिया था, मैं और भी एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये सब हम लोगों का फिक्टिटियस एसेट्स कहलाता है। मतलब वैसा एक्सपेंसेज या लॉस जिसका बेनिफिट हम लोगों को फ्यूचर में मिलते रहेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिक्टिटियस एसेट्स कहते हैं। ये सब हम लोगों का फिक्टिटियस एसेट्स का एग्जांपल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। सर थोड़ा सा बता दीजिए कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज होता क्या है? बाबू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज क्या होता है? कंपनी का इनकॉर्पोरेशन से पहले, यानी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले कंपनी में जो भी खर्च होता है कंपनी को स्टार्टअप करने के लिए, उस सब को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज कहते हैं। ठीक है, कंपनी को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन से पहले कंपनी में जो भी खर्च होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में कंपनी को स्टार्ट करते समय उस खर्च को, उस एक्सपेंसेज को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज कहा जाता है। प्रीलिमिनरी का हिंदी होता है प्रारंभिक, देखो दिया होगा प्रारंभ व्यय। प्रारंभ मतलब शुरुआत में, तो क्या चीज का शुरुआत में? तो कंपनी को शुरुआत करने के लिए जो भी खर्च किया जाता है उसी खर्च को बच्चों प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज कहा जाता है। और सर ये डिस्काउंट एंड इशू ऑफ शेयर्स, हालांकि ये पढ़ेंगे आगे भी आप, और अभी भी आप पढ़े होंगे, बीएसटी में भी पढ़े होंगे, ठीक है, कि डिस्काउंट एंड इशू क्या होता है। कंपनी का शेयर्स होता है, ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं बताएंगे। कंपनी का शेयर्स होता है बाबू, अगर उस शेयर को कम दाम पर बेचा गया, ठीक है, कम दाम पर इशू किया गया,
तो उसको जितना कम दाम पे इशू किया गया वो हम लोगों का डिस्काउंट कहलाता है, तो उसी को हम लोग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। एक कंपनी के लिए एक प्रकार का लॉस होता है, कैपिटल लॉस। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज भी खर्च है, आप देख रहे हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर भी एक प्रकार का लॉसेस होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का किसका एग्जाम्पल होता है? फिक्टिटियस एसेट्स का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, कहता है एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है? तो बाबू परचेज में जब स्टॉक को एडजस्ट किया जाता है, परचेज में जब स्टॉक को एडजस्ट किया जाता है तब उसको हम लोग एडजस्टेड परचेज कहते हैं। तो देखो ऑप्शन में नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, हाँ लग तो रहा है। नेट सेल नहीं, सेल वाला नहीं होगा इसमें। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज, नहीं बाबू, डायरेक्ट एक्सपेंसेज इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। एडजस्टेड परचेज के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेज नहीं आता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट, नहीं अभी तो बताए एक्सपेंसेज का इसमें कहानी ही नहीं होता है। तो नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। परचेज में जब ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दिया जाता है और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया जाता है तब जो परचेज होता है उस परचेज को हम लोग एडजस्टेड परचेज कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही आंसर था। अगला क्वेश्चन कहता है कॉस्ट ऑफ पैकिंग इज चार्ज टू। पैकिंग करने का जो खर्च होता है उसको चार्ज किया जाता है कहां? ट्रेडिंग अकाउंट में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बाबू देखो क्वेश्चन क्या कहता है, पैकिंग का खर्चा, क्या चीज का खर्च है बाबू? पैकिंग करने का खर्च है। पैकिंग क्यों करते हैं हम लोग? सामान को बनाने के लिए, ठीक है। नहीं सर, तो बनाने के लिए नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेज नहीं है, ठीक है। तो पैकिंग क्यों करते हैं? बनाने के लिए उसको क्या हम लोग का प्रोडक्शन से पहले का सेल करने से पहले का खर्च है? प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेज है? नहीं सर, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेज नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेज नहीं है, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेज नहीं है। और बच्चों याद रखना फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेज, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेज, ठीक है, प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड एक्सपेंसेज जो होता है वो हम लोगों का डायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेज को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है, तो बनाने से रिलेटेड नहीं है। पैकिंग क्यों करते हैं? बेचने के लिए करते हैं सर। पैकिंग क्यों करते हैं? बेचने के लिए, मतलब ये सेल से रिलेटेड खर्च है ना? यस सर, ये सेल से रिलेटेड खर्च है। और बच्चों सेल से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो खर्च होता है, जो एक्सपेंसेज होता है बच्चों, वो हम लोगों का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को कहां लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं सर, ठीक है। तो बाबू पैकिंग का खर्चा है, तो पैकिंग हम लोग सेल के लिए करते हैं और सेल से रिलेटेड जो खर्च होता है वो हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखाता है। तो ये कहां लिखाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। याद रखना ट्रेडिंग नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नहीं होगा, क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। अगला क्वेश्चन, वेजेज एंड सैलरी इज डेबिटेड टू। वेजेज और सैलरी को डेबिट, वेजेज एंड सैलरी, देखना बाबू वेजेज एंड सैलरी यहां अलग अलग नहीं है, वेजेज एंड सैलरी एक साथ लिखा हुआ है। तो वेजेज एंड सैलरी को डेबिट किया जाता है कहां? अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है। तो वेजेज एंड सैलरी है तो इसको हम लोग डायरेक्ट मानेंगे या इनडायरेक्ट मानेंगे? डायरेक्ट मानेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखाएगा, इनडायरेक्ट मानेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखाएगा। तो पहले कौन सा वर्ड यूज किया गया? तो सर पहले वेजेज वर्ड यूज किया गया। तो पहले जो वर्ड यूज किया गया है बाबू उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखते हैं। तो वेजेज के अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो वेजेज क्या होता है सर? वेजेज तो सर लेबर को दिया जाता है और लेबर फैक्ट्री में काम करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, वो प्रोडक्ट को बनाने का खर्च काम करता है लेबर, ठीक है। तो लेबर को हम देंगे पेमेंट तो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्च कहलाया, वो प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड खर्च कहलाया, और बनाने से रिलेटेड जो खर्च होता है वो हम लोगों का डायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है। तो ये सर कहाँ लिखाएगा? ये हम लोगों का सर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। याद रखना केवल वेजेज रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट, केवल सैलरी रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
वेजेज एंड सैलरी रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी एंड वेजेज, फिर से सुनना, सैलरी एंड वेजेज एक साथ लिखा हो रहता तब वो प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, वेजेज केवल है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरी केवल है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वेजेज एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरी एंड वेजेज है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हाँ सर, अब समझ में आ गया सर। अगला क्वेश्चन अब देखो है क्या बाबू कि यहां पर हम लिखे नहीं हैं, लेकिन ये हम लोगों का क्वेश्चन में, ठीक है, 35 के बाद, क्वेश्चन नंबर 35 के बाद एक हम लोगों का पैराग्राफ दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस बनाकर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 के बाद ट्रायल बैलेंस बना के दिया है और क्वेश्चन में लिखा है कि 35 नंबर से लेकर, ठीक है, इस ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग, इस ट्रायल बैलेंस को देखते हुए, इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे, क्वेश्चन को समझना बाबू, क्वेश्चन बोला है कि इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आपको क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, सॉरी 43 नहीं, 42 तक, ये 36 से लेकर, क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 42 तक जो है वो उसी ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम लोगों को आंसर बताना है। ये याद रखना सबसे पहले मेरे बात को। ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है हम लोगों का, ये जो देखो हम लोगों का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे, इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 42 तक का आंसर हमको बताना है, इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को यूज करते हुए। ठीक है जी सर, तो आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहां पर देखो 36 नंबर में, नेट परचेज कितना होगा, ऑप्शन दिया हुआ है। तो बच्चों नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो देखो यहां पर परचेज कितना है, परचेज है सर हम लोगों के पास, देखो ये परचेज एंड सेल लिखा है ना, तो परचेज पहले लिखा है, ये हम लोग का परचेज कहलाएगा और ये हम लोगों का सेल कहलाएगा। देखो हम यहां लिख दे रहे हैं, ये हम लोग का क्या कहलाएगा, परचेज कहलाएगा, और ये हम लोगों का क्या कहलाएगा सर, ये हम लोगों का सेल कहलाएगा। ठीक है, उसको देखो रिटर्न दिया हुआ है, रिटर्न डेबिट में भी है और क्रेडिट में है। ये डेबिट वाला जो रिटर्न है बाबू, ये सेल रिटर्न कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सेल रिटर्न। और क्रेडिट वाला जो रिटर्न है ये कहलाता है हम लोगों का परचेज रिटर्न। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, बच्चे गलती करते हैं नहीं तो। ठीक है, डेबिट वाला जो रिटर्न है ये कहलाएगा हम लोगों का सेल्स रिटर्न, और क्रेडिट वाला जो रिटर्न है ये कहलाएगा परचेज रिटर्न। तो देखो परचेज है हम लोगों के पास कितना, 30,000। परचेज कितना है बाबू, 30,000, और परचेज रिटर्न कितना है, 1,000। तो नेट परचेज कितना होगा, तो सर नेट परचेज 29,000 होगा। कितना होगा, 29,000। तो ऑप्शन नंबर ए, कितना आसान सा देखो था। अगला क्वेश्चन, बच्चे देख के डर जाते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस बना के दे दिया, वैसा कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन है नेट सेल, कहता है नेट सेल कितना होगा वो बताइए। तो नेट सेल का मतलब क्या होगा, सेल माइनस सेल रिटर्न, सेल में से सेल रिटर्न को क्या करोगे, माइनस करोगे। तो देखो सेल कितना है, सेल है हम लोगों के पास कितना, 50,000, सेल है 50,000, और सेल रिटर्न कितना है, सेल रिटर्न है हम लोगों के पास बाबू 3,000। तो माइनस कर दो 3,000, तो 50 माइनस 3 करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा सर 47। कितना आएगा, 47। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट आंसर। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, कहता है इफ क्लोजिंग स्टॉक इज 18,000, कहता है अगर क्लोजिंग स्टॉक 18,000 है, अगर क्लोजिंग स्टॉक 18,000 है तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालकर बताओ। ठीक है, अगर क्लोजिंग स्टॉक 18,000 है तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालकर बताओ। ठीक है, देखो बाबू इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो क्या करेंगे, आप इस ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने के लिए आप बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट में ही हम बता रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो यहां हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं सर, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लोग परचेज लिखते हैं। सर क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं।
उसके बाद इसमें से लेस करते हैं हम लोग परचेज रिटर्न को लेस करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी रहता है उसको लिखते हैं, और इधर आते हैं हम लोग, इधर लिखते हैं हम लोग सेल्स। ठीक है, इसमें से हम लोग लेस करते हैं सेल्स रिटर्न, अगर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। हाँ या ना? हाँ सर, ये फॉर्मेट तो जानते हैं। इसको हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। देखो हम लोगों का क्वेश्चन में क्या क्या है। तो हम लोगों का क्वेश्चन में देखो स्टॉक ओपनिंग का दिया हुआ है 10,000 रुपये। देखो ना, ओपनिंग स्टॉक कैसे पता चला सर? ये 1 अप्रैल का डेटा है, तो अप्रैल हम लोग का मंथ का स्टार्टिंग होता है ना, तो 1 अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक 10,000 दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग 10,000 रुपये यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोगों का परचेज, तो परचेज देखो हम लोग का 30,000 है और सेल 50,000 है। परचेज 30,000 है, ये हम लोगों का 30,000 है, और सेल कितना है? ये सर 50,000 है। ठीक है, और पूरा फॉर्मेट हम नहीं लिख के दिखा रहे हैं, बस सिंपली सॉल्व करके बता रहे हैं। परचेज, उसके बाद सेल्स रिटर्न है 3,000, परचेज रिटर्न है 1,000। ठीक है, परचेज रिटर्न है 1,000 और सेल्स रिटर्न है 3,000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, माइनस कर दो, 30 में 1 गया, ये हम लोगों का 29,000 और ये हम लोगों का 47,000। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में बोला था हम लोग को लेने कितना? 18,000, तो क्लोजिंग स्टॉक 18,000 ले लो यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो क्वेश्चन में कैपिटल है, स्टॉक है, कैश है, परचेज है, रिटर्न है, डेटर है, प्रीपेड एक्सपेंसेज, हॉट स्टैंडिंग, सैलरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेज निकाल के दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज हम लोगों को खुद से चेक करने का जरूरत नहीं है। कितना है डायरेक्ट एक्सपेंसेज? तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज 3,000 है। डायरेक्ट एक्सपेंसेज कितना है? 3,000 है बाबू। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज 3,000 है। देखो ये फर्नीचर का होगा, ये रेंट, हाँ 3,000 रुपया, तो 3,000 हम लोगों का डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। तो देखो यहाँ लिख देंगे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेज, जो कि कितना था? 3,000। अब टोटल कर दो इसको, तो 8 7 15 5 1 1 2 और 4 6, 65,000 हो गया। यहाँ भी 65 होना चाहिए। अब 65 में से इसको माइनस कर दो, कितना सर? तो 29 31 और 2 32 और 10 42, तो 65 में से 42 माइनस कर दोगे, 42 ही आ रहा है। ठीक है, तो 5 में से 2 गया तो 3 और 6 में से 4 गया तो 2, 23,000 रुपया आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 23,000। तो देखो ऑप्शन में हम लोगों का 23,000 है ऑप्शन, देखो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। आप दूसरे तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। कैसे सर? फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे कि फॉर्मूले से भी हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, कहता है रिजर्व ऑन डेटर एट द रेट ऑफ 5%। डेटर पर 5% निकालना है। तो देखो हम लोगों का क्वेश्चन में डेटर्स कितना था? तो डेटर्स हम लोगों का क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन से देखना है बाबू। डेटर्स हम लोगों के पास देखो डेटर्स एंड क्रेडिटर, तो ये हम लोग का डेटर है 20,000। ठीक है, डेटर कितना है? 20,000। तो 20,000 का 5%, 20 25 100, 20,000 का 5% आपको निकालने बोला है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, ये कितना होगा? 1,000। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे 10% डिप्रिसिएशन, तो फर्नीचर का वैल्यू पर 10% निकाल दोगे। तो फर्नीचर का वैल्यू देखो क्वेश्चन में कितना है? फर्नीचर देखो यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 6,000। तो 6,000 का कितना परसेंट बोला? 10%। तो कितना होगा? 6,000 का 10% सर सिंपल तो है सर, 600 रुपया आएगा। कितना आएगा? 600 रुपया आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहता है प्रीपेड एक्सपेंसेज विल बी सोन इन। प्रीपेड एक्सपेंसेज को दिखाया जाएगा। सर प्रीपेड एक्सपेंसेज है कहां? तो देखो ना, हम पिछला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने 42 तक। तो देखो तो प्रीपेड एक्सपेंसेज इसमें है ना, देखो यहां पर है। तो ये कहां है प्रीपेड एक्सपेंसेज? ट्रायल बैलेंस के अंदर में ना। तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता है प्रीपेड एक्सपेंसेज, तो इसको बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाया जाता है। ठीक है, कहां? बैलेंस शीट में असेट साइड। तो आंसर क्या होगा हम लोगों का? बैलेंस शीट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। याद रखना बाबू, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता यानी एडजस्टमेंट में रहता
तब दो जगह दिखाया जाता है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर प्रीपेड एक्सपेंसेज रहता है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज रहता है तो उसको हम लोग बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। फिर से बोल रहे हैं, सुनना, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, अगर ये सब ट्रायल बैलेंस के अंदर है, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है तब ये सब बैलेंस शीट में जाता है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। देखो अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज बोला है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज भी देखो हम लोगों का ट्रायल बैलेंस के अंदर में है। देखो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, तो अभी ही तो बताए कि आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट में ही जाएगा। आउटस्टैंडिंग है तो कहाँ जाएगा वो? सर बैलेंस शीट में ही जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट में किस साइड? तो बाबू आउटस्टैंडिंग हम लोगों का लायबिलिटी होता है, तो यहाँ साइड भी पूछ दिया है, तो लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही आंसर होगा। क्या दोनों साइड? नहीं बाबू, दोनों साइड नहीं जाता है, असेट साइड नहीं जाता है। ठीक है, किधर जाता है? तो लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन, अब यहां से अलग क्वेश्चन है, 42 तक उस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यहां से क्वेश्चन अलग, क्या है? DBMS का फुल फॉर्म डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। सर ठीक है, क्या होता है? डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी कहता है डिजिटल। नहीं, डिजिटल नहीं होता है, डिजिटल तो होता ही नहीं है। डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा बेस मैसेजिंग सिस्टम। देखना बच्चा गलती कभी कभी कर देता है, यहाँ मैसेजिंग लिखा है, मैसेजिंग नहीं होता, क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पंच कार्ड ईच। पंच कार्ड जो है वो क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, एक सॉफ्टवेयर होता है, या नन ऑफ दीज? तो पंच कार्ड जो है बाबू ये हम लोगों का एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सॉफ्टवेयर यूज इन बिजनेस इज। ठीक है, बिजनेस में कौन सा सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को? नहीं। वर्ड प्रोसेसर को? नहीं। डाटाबेस मैनेजमेंट को? हाँ, डाटाबेस मैनेजमेंट को यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इफ द एल्गोरिथम इज पुट इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम। देखो डायग्राम का जब भी बात आया तो डायग्राम जब हम लोग बनाते हैं बाबू तो हम लोग का फ्लो चार्ट कहलाता है। डायग्राम जब भी आ जाए तो डायग्राम जो बनाया जाता है वो एक प्रकार का चार्ट बनाया जाता है, तो उसको हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। कहता है इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? एक प्रकार का फ्लो चार्ट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी बाइट्स मेक अ बाइट। कहता है कि एक बाइट में कितना बीट होता है ये बताना है। कहता है कितने बीट एक बाइट में बनता है। तो कहता है एक बाइट में बाबू कितना बीट होता है? तो एक बाइट में 8 बीट होता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन पहले का भी वीडियो में बताए हैं हम। अगला कहता है कि विच इज एन इनपुट डिवाइस। कहता है इसमें से इनपुट डिवाइस कौन है? इनपुट मतलब समझ रहे हो, जिससे आता है अंदर। ठीक है, तो प्रिंटर से क्या अंदर आता है? नहीं, प्रिंटर से तो हम लोग प्रिंट निकालते हैं बाहर। ठीक है, तो प्रिंटर नहीं होगा, फैक्स में भी बाहर जाता है। कीबोर्ड, हाँ, कीबोर्ड जो है बाबू ये हम लोगों का इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, द सॉफ्टवेयर दैट प्रिपेयर वेजेज एंड सैलरी। वह सॉफ्टवेयर जो बनाया जाता है वेजेज और सैलरी का सीट के लिए ऑफ 1000 एम्प्लॉय। मतलब कि इसको कहने का मतलब है बाबू 1000 एम्प्लॉय कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, उनके लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। ठीक है, तो कहता है कि ताकि वो एक्यूरेटली रहे और क्विकली बनाया जाए, जल्दी से बनाया जाए, तो उसके लिए कौन सा, किसको हम लोग क्या चीज को यूज करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन बोला है जनरल लेजर, नहीं। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल से एम्प्लॉय का क्या कनेक्शन है? ठीक है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अकाउंट रिसीवेबल तो हम लोग नहीं बनाते हैं इसके लिए, वो क्रेडिटर्स डेटर्स के लिए बनाते हैं हम लोग। ठीक है, पेरोल अकाउंटिंग, इसको हम लोग पेरोल अकाउंटिंग कहते हैं। कहते हैं क्या? पेरोल अकाउंटिंग यूज किया जाता है बाबू। बहुत ज्यादा जब एम्प्लॉय अगर होता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? पेरोल अकाउंटिंग को यूज किया जाता है, याद रखेंगे।
अगला और लास्ट क्वेश्चन है, कहता है टैली क्या है? तो टैली इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, कलेक्शन ऑफ डाटा है, डाटा को कलेक्ट करता है, पेरोल अकाउंटिंग है, नन ऑफ दिस नहीं। टैली जो है एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है बाबू। क्या होता है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है टैली। टैली के अंदर अकाउंटिंग का काम किया जाता है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का 50 क्वेश्चन टोटल। 25 क्वेश्चन पिछला वीडियो में हम डिस्कस किए हैं। जो लोग नहीं देखे होंगे वो मेरे पिछले वीडियो को देखेंगे। ठीक है, उसमें 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक डिस्कशन किया गया है। 26 से लेकर 50 क्वेश्चन तक आज डिस्कशन किए। ये हम लोगों का 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग जरूर एक बार अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, और कहीं अगर कोई परेशानी हो, कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे। मैं कमेंट का रिप्लाई भी करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज का दिन इतना ही।